नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंगलाज दान। बिहार के विधानसभा चुनावों में इस बार जो सीमांचल और कोसी का इलाका है, वहां पर तेजस्वी यादव ने वो कौन सा गेम खेला है कि असदुद्दीन ओवैसी की यहां लड़ाई बहुत मुश्किल हो गई। लड़ाई इतनी मुश्किल हो गई है कि जिस ओवैसी ने 100 सीटों पर कैंडिडेट उतारने का दावा किया था, वो सिर्फ 25 सीटों पर उतार पाए। वो ओवैसी जो महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, उन्हें चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ा, जिसका बिहार के अंदर कोई मोटा जनाधार है भी नहीं। और आखिरकार तेजस्वी यादव का वो कौन सा दाव है जिस दाव को बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने भी चला था। दरअसल मुस्लिम वोट को साधते हुए एक ऐसा गेम प्लान जिसके जरिए भाजपा बिहार के अंदर जातीय ध्रुवीकरण की कोशिशों में जो जुटा महागठबंधन है, अपने अपने जातीय फॉर्मूले अलग अलग सामने रखे जा रहे हैं, उसके सामने बीजेपी को धार्मिक ध्रुवीकरण न करने दिया जा सके। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार के लोकसभा चुनाव में जहां पर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को MY के फॉर्मूले, मुस्लिम और यादव के फॉर्मूले पर पार्टी को खड़ा किया और प्रदेश की सत्ता पर कई बार काबिज किया, अखिलेश यादव ने इस बार एक नया फॉर्मूला दिया। उस MY के फॉर्मूले से दूरी बनाई। उन्होंने PDA का फॉर्मूला दिया, जिसमें फॉर्मूले के अंदर तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में मुस्लिम आते थे, लेकिन टिकट वितरण में मुसलमानों को वो भागीदारी दी ही नहीं। उत्तर प्रदेश, जहां पर मुस्लिम आबादी 20% के आसपास है, लेकिन जिस महागठबंधन में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अखिलेश यादव के कोटे में 62 सीट गई थी, उसमें से सिर्फ 4 सीटों पर अखिलेश यादव ने मुसलमानों को टिकट दिया। इस बात से मुस्लिम समाज नाराज था। मुस्लिम समाज के नेता गाहे बहागाहे अखिलेश यादव से पर्सनल मुलाकातों के अंदर ये नाराजगी भी जता रहे थे कि हमारी उम्मीदें आपसे हैं, भाजपा को हराने वाले सबसे मजबूत प्लेयर के तौर पर हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपने हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया नहीं है। तब अखिलेश यादव उनको सिर्फ यही कहते थे, पहले चुनाव जीतने दीजिए, सबको एडजस्ट किया जाएगा। और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 4 सीटों पर 62 में से कैराना से इकरा हसन, रामपुर से मोहिबुल्ला नदवी, गाजीपुर से मुजाल अंसारी और संभल से जिया और रहमान, ये 4 टिकट दिए और चारों जीत करके लोकसभा भी पहुंच गए। और अखिलेश यादव ने इस बार रिकॉर्ड, पिछले कई चुनावों का रिकॉर्ड लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीती। आखिर मुस्लिम वोट बैंक को भी लिया, उनको उतनी सीटें भी नहीं दी और बीजेपी को पोलराइजेशन का मौका भी नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने इस बार ये सलाह तेजस्वी यादव को भी दी, या तेजस्वी यादव ने खुद अखिलेश यादव से सीखा। और तेजस्वी यादव ने भी इस बार मुसलमानों को उतने टिकट नहीं दिए हैं जितने हर बार दिया करते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने जिन्हें 143 अपने कोटे की सीटों पर जो टिकट वितरण किया है, उसमें से अगर अपने मूल फॉर्मूले को MY को काउंट करते तो इन दोनों को मिलाकर के 50% सीटें अकेले मुस्लिम और यादव को दिए हैं। लेकिन पिछले चुनावों में मुसलमानों को दिए गए टिकट से अगर अब कंपेयर करेंगे तो इस बार तेजस्वी यादव ने कम टिकट दिए हैं। तेजस्वी यादव ने 19 मुसलमानों को टिकट दिया, जबकि बिहार की आबादी के अंदर लगभग 17.70% मुस्लिम होते हैं, लेकिन 12% टिकट वितरण में हिस्सेदारी दी गई है। जबकि यादवों को, जो आबादी के केवल 14% है, उनको टिकट वितरण में 36% हिस्सेदारी दी गई, यानी कि उनकी आबादी के भी लगभग 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी दी गई है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी से 52 यादव उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि अगर अपन दूसरी पार्टियों को देखें, बीजेपी तमाम, गिरिराज सिंह का जो हाल ही में एक बयान आया था नमक हराम वाला, वो कोशिश है कि एक तरह से ध्रुवीकरण करवाया जा सके। बिहार के अंदर बड़े मुस्लिम प्लेयर के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी है। पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस का गेम बिगाड़ा था। सीमांचल के अंदर, कोसी वाले रीजन के अंदर 19 सीटों पर चुनाव लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी और 5 सीटों पर चुनाव जीते थे। यह अलग बात है कि बाद में उन 5 में से 4 विधायक AIMIM को छोड़ करके आरजेडी के पास चले गए। उसको लेकर के अलग अलग चर्चाएं चली कि जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे उनकी कार्यशैली को लेकर नाराजगी थी, लिहाजा वो उधर चले गए। और सीमांचल के अंदर बीजेपी ने 2020 के अंदर 8 सीटें जीती थी, जेडीयू ने 4 सीटें जीती। सोचिए, सीमांचल के अंदर जो इलाके आते हैं वहां 40 से 70% तक की आबादी
मुसलमानों की है, लेकिन 40 से 70% मुसलमानों का आबादी होने के बावजूद उन इलाकों में 2020 में ज्यादा आरजेडी या कांग्रेस नहीं जीत पाई, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से वोट काटे, जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे, उससे विपक्षी गठबंधन को नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ, एनडीए गठबंधन को फायदा हुआ। 8 सीटें बीजेपी जीती, 4 सीटें जेडीयू जीती और यहां पर कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई। आरजेडी 1 सीट जीती, माले 1 सीट जीती और एआईएमआईएम 5 सीटें जीतने में यहां पर कामयाब रही। इस बार के टिकट वितरण के मोटा मोटी पैटर्न को भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, बिहार जहां पर जातीय ध्रुवीकरण होता है, पार्टियों ने टिकट वितरण में उसी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखा है और विपक्ष तो विशेष तौर से नहीं चाहता कि बिहार के अंदर धार्मिक ध्रुवीकरण हो, क्योंकि अगर जातीय ध्रुवीकरण बिहार में होता तो विपक्ष के लिए राह तुलनात्मक रूप से आसान रहती है, जहां पर मुकेश साहनी को अब मना लिया गया है डिप्टी सीएम का कैंडिडेट घोषित करके। अगर बीजेपी को देखेंगे, एनडीए गठबंधन के अंदर देखेंगे तो उन्होंने अगड़ों को टिकट दिया है। बीजेपी की जो रणनीति है, 101 सीटों में से 21 पर राजपूत, 16 पर भूमिहार और 11 पर ब्राह्मण उतारे हैं। जेडीयू को देखेंगे, एनडीए गठबंधन के अंदर बीजेपी अगड़ों को दे रही है, जेडीयू पिछड़ों और अति पिछड़ों को दे रही है, जिसमें 37 पिछड़ा और 32 अति पिछड़ों को टिकट इनकी तरफ से दिया गया है। 2020 में जिन सीटों पर अगर एआईएमआईएम ने असर डाला और अगर अपन उनके वोट काउंट करते हैं कि एआईएमआईएम को कितने वोट मिले और बीजेपी को कितने वोट मिले और फिर आरजेडी या फिर कांग्रेस जो विपक्षी गठबंधन का जो पार्टी थी वहां पर टिकट था, उनको कितना मिला। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जोकीहाट सीट है जहां से शाहनवाज एआईएमआईएम के चुनाव जीते, वोट मिले 59,596, लेकिन यहां पर विपक्ष कमजोर नहीं था। आरजेडी को यहां पर जो कैंडिडेट जीता एआईएमआईएम का, उसको 59,000 मिले, तो आरजेडी को यहां पर 52,213 वोट मिले और बीजेपी को 48,000 के आसपास वोट मिले। इसके अलावा अमोर पूर्णिया, अख्तरुल इमाम 94,000 वोट मिले, यहां पर कांग्रेस को 31,000, जेडीयू को 41,000 वोट मिले। अब इस इलाके की जो 20-25 सीटें हैं, अगर अपन एक एक सीट पर जाकर के अलग अलग डेटा देखते हैं तो एक बात और समझ में आती है कि अगर ये तो चलो 5 वो सीटें हो गई जहां पर एआईएमआईएम जीता है, जिन जगहों पर एआईएमआईएम नहीं जीता है वो ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर एआईएमआईएम का वोट और विपक्ष की तरफ से इस महागठबंधन में जिसके भी कोटे में हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जेडीयू, आरजेडी हो, कांग्रेस या आरजेडी या किसी और के पाले में गई हुई वो सीट हो, उनका वोट काउंट करते हैं तो बीजेपी के वोट से ज्यादा है, जबकि चूंकि वोट विभाजित हुआ इसलिए इधर बीजेपी जीत गई। और इन चुनावों के अंदर भी यहां पर सीमांचल और कोसी के इलाके में 11 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी और जेडीयू की जीत हार इस बात पर निर्भर करेगी कि एआईएमआईएम कैसा प्रदर्शन करती है, क्या वहां पर मजबूत प्रदर्शन करती है या कमजोर प्रदर्शन करती है। हालांकि एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी पहले महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन वही तेजस्वी यादव ये जानते थे कि अगर ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा बने तो बीजेपी को धार्मिक ध्रुवीकरण करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, लिहाजा महागठबंधन के लिए चुनौतियां बढ़ेगी। ओवैसी को जगह नहीं दी गई इसके अंदर, महागठबंधन के अंदर वो ओवैसी सिर्फ 25 सीटों पर कैंडिडेट उतार पाए। हालांकि ओवैसी ने भी गेम खेला है, इस बार ओवैसी ने गैर मुसलमानों को भी टिकट दिया है। इन 25 सीटों में से 23 मुस्लिम को दिया गया और 2 गैर मुस्लिम को टिकट दिया गया है, हिंदुओं को टिकट दिया गया, जिसमें एक राणा रणजीत सिंह जो ढाका सीट से कैंडिडेट बने हैं, वो राजपूत प्रत्याशी के तौर पर है, अगड़ों के प्रतिनिधित्व के तौर पर है, और मनोज कुमार दास जिनको सिकंदरा से टिकट दिया गया है, वो एक तरह से दलित रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आप इनको देख सकते हैं। हालांकि ओवैसी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो कैंडिडेट कोसी और सीमांचल के अलावा उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार की कुछ सीटों पर भी कैंडिडेट उतारे गए हैं। और ओवैसी के लिए इस बार मुश्किल यह है कि 2020 के अंदर इस इलाके के अंदर जो असम से लगता हुआ इलाका है, जो पश्चिम बंगाल से लगता हुआ इलाका, और ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जहां पर ममता बनर्जी की वजह से पश्चिम बंगाल हो या फिर असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की वजह से मुसलमानों के लिए बीजेपी पहली दुश्मन है, जिसको हराना मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में हेमंता बिस्वा को देखते हुए मुस्लिम समाज क्या सीमांचल और कोसी के इलाके में यह चाहेगा कि ओवैसी को वोट देकर के वो आरजेडी या महागठबंधन को कमजोर करे? पश्चिम बंगाल से लगते हुए इलाकों में क्या मुस्लिम समाज यह चाहेगा कि वो ओवैसी को वोट देकर के महागठबंधन के प्रत्याशी, चाहे वो आरजेडी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, उसको कमजोर करे?
ऐसा लगता है कि 2020 के रिजल्ट से जो बीजेपी और जेडीयू को इस इलाके में फायदा हुआ, उससे मुस्लिम समाज में शायद इस बार गांव चौटे में यह चर्चाएं भी है कि वोट खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्ता में आने की संभावना तो ओवैसी की कोई है नहीं। ऐसे में बीजेपी को सत्ता से बाहर कौन कर सकता है, उसी को ज्यादा वोट देने पर फोकस रहेगा। हालांकि सीमांचल और कोसी के इलाके, मुस्लिम बहुल इलाके, असम से लगने वाले इलाके, पश्चिम बंगाल से लगने वाले इलाके, इन तमाम इलाकों की मुस्लिम बहुल सीटों की सियासत को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।